हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज जेई मेंस की 30th की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट 30th जैन की, उसका मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करेंगे मैथ्स का, जिसमें हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे 11th-12th के कौन से क्वेश्चंस आए, कैसे उनको अप्रोच कर सकते हैं और क्या कोई अच्छी ट्रिक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन यहाँ पर देख रहे हैं, ये 11th क्लास का बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, जिसमें आपको नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछे हैं। तो बेटा इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 824 CR। 7 की पावर हाफ में हमारे पास आता है n-r, तो यह यहाँ पे बन जाएगा 824 - r। और इन सब के साथ 11 की पावर जो हमारे पास 1/6 आ रही है, इसमें हमारे पास r आ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इंटीग्रल टर्म हो तो रूट का कोई पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब जो पावर है 7 पे या 11 पे वो होल नंबर बनना चाहिए। तो 2 तो यहाँ 824 से डिवाइड हो रहा है, r जो है यहाँ पर उसको भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, तो r शुड बी डिविजिबल बाय 2 और यहाँ पर r शुड बी डिविजिबल बाय 6। तो 2 और 6 का एलसीएम वापस 6 ही आता है हमारे पास, मतलब r शुड बी डिविजिबल बाय 6। और r कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, पावर 824 है तो 0 से 824 जा सकता है, तो 0 6 12 इस तरह से जाएगा, है ना। 824 डिविजिबल नहीं है, 824 का 6 के साथ रिमाइंडर 2 आएगा, तो ये 822 तक जाता है। अब आप इसके अंदर आप एपी से काउंट कर सकते हैं, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आएंगे, तो nth टर्म होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। तो सिंपल इजी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सेकंड वाले के अंदर हमारे पास क्लास 12th का डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंटीजर पार्ट के अंदर जो स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो अब अगर आप यहाँ अंदर वाला ये फंक्शन देखेंगे, तो जीरो पे जैसे वैल्यू जीरो दे रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 10x अपॉन एक्स प्लस वन की बात करें और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये 10x प्लस वन माइनस के अंदर यहाँ पर 1 इंटू 10x अपॉन जो भी x प्लस वन का स्क्वायर बनता है, तो 10x कट जाता है, तो ये बनता है हमारे पास 10 अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप जीरो पुट करेंगे अंदर वाले पे, रूट बाद में लगाएंगे बेटा, तो जीरो पे वैल्यू जीरो आ रही है, रूट ले लोगे तो जीरो आ जाएगा, है ना। और अगर अपन यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो 90 अपॉन 10 9 होता है, जिसका रूट होता है 3। तो ये रूट 10x अपॉन एक्स प्लस वन जो है, ये जहां जहां इंटीजर है वहां वहां इंटीजर पार्ट ब्रेक होगा। तो अपन देख लेंगे कि 0 और 3 तो पता चल गया, 0 और 9 पे आ रहा है, तो हम एक बार देख लेते हैं ये 1 कब आ रहा है, और एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि यहाँ से इसकी वैल्यू जो है ये 2 के बराबर कब आ रही है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1 की वैल्यू बनेगी 1/9 पे और 2 बनेगी 2/3 पे, तो हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 बाहर ही रहेगा, तो ये बन जाएगा 0 से लेकर के 1/9। इसमें ये 0 से 1 के बीच में तो इंटीजर पार्ट 0 हो जाएगा, फिर 1/9 से लेकर 2/3 में इंटीजर पार्ट जो होगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है तो 1 आ जाएगा, और फिर 2/3 से जब आगे जाएंगे आप, 2/3 से कहाँ तक, 9 तक, तो 2/3 से 9 में ये 2 से 3 के बीच में होगा, वहाँ इंटीजर पार्ट 2 आ जाएगा। अब आप इन कॉन्स्टेंट्स का इंटीग्रेशन करके इनको ऐड कर सकते हैं। तो लॉजिकल सवाल था, पर अगर आपने स्प्लिटिंग द लिमिट्स के क्वेश्चन किए हैं तो ये आप कर सकते थे। थर्ड वाले पर आते हैं, 11th क्लास का सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पुरानी भी जो हमने 4 शिफ्ट डिस्कस करी, उसमें सीक्वेंस सीरीज के हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन है। तो अगर आपने नहीं देखी अभी तक पुरानी शिफ्ट का एनालिसिस, तो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर बोला है कि सम ऑफ 20 टर्म्स इज 790। 20 टर्म्स का सम कैसे लिखते हैं बेटा, 20/2 2a प्लस 19d, ये किसके बराबर आ जाएगा, 790। तो यहाँ से जैसे 20/2 10 होगा, जो यहाँ से कट हो जाएगा, तो एक जीरो चला जाएगा। फिर आप 10 टर्म्स के सम के लिए भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 10/2 और साथ में आ जाएगा 2a प्लस 10-1d बराबर 145। तो यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 10 होता है, 5 से 145 को डिवाइड करेंगे तो 29 आ जाएगा, तो 2a प्लस 9d आ जाएगा 29। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें आता है, तो अपन इसके केस में इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10d 50 आ जाएगा, यानी d की वैल्यू 5 आ जाएगी। और d5 अगर अपन यहाँ पे रखेंगे इसके केस के अंदर, तो d5 रखने पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, जो आई थिंक a-8 आ रहा है। अब अगर आप S15 में से S5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 जो होता है वो होता है 15/2 2a प्लस 14d, और इसमें से अब आप 5 टर्म्स का सम 5/2 2a प्लस 4d हटा सकते हैं। a और d अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसको यहाँ रख देंगे। तो सिंपल था, और क्वेश्चन अपन इजीली इसको अप्रोच कर सकते थे। सिंपल एपी का सीक्वेंस सीरीज का सवाल है, 10th से ज्यादा थ्योरी नहीं लग रही, है ना।
अगला हमारे पास फोर्थ के अंदर वापस वेक्टर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, जहां पर हमारे पास इसके केस के अंदर इन्होंने C और C के साथ B के बीच में एंगल पूछा है। और हमें यहाँ पर इन्होंने क्या क्या चीजें दे रखी है, हमें मॉड A पता है, हमें मॉड B पता है, और इसके साथ साथ हमें A डॉट B की भी नॉलेज है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेके मॉड C निकाल लेते हैं। तो मॉड C क्या आ जाएगा, होल मॉड के अंदर 2 टाइम्स A क्रॉस B और माइनस में आ जाएगा 3B। अब अपन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना, तो मॉड C स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 A क्रॉस B के मॉड का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉड B स्क्वायर, अच्छा माइनस में आ जाएगा 6B डॉट A क्रॉस B। तो अब दो चीजें बेटा, B डॉट A क्रॉस B होगा 0, मॉड बी 4 है तो मॉड बी स्क्वायर इंटू 9, ये आ जाएगा 144। अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड बी साइन थीटा। तो पहले ए डॉट बी से कॉस थीटा निकालते हैं, मॉड बी कॉस थीटा बराबर क्या करेंगे 2, मॉड बी 1 और 4 है तो कॉस थीटा हाफ आ जाएगा 60 डिग्री, यानी साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास √3/2। तो ये बन जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर 60 डिग्री ऐसा। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3/4, तो ये कट हो जाएगा और कट होके आई थिंक 48 प्लस 144, तो 192 आ रहा है। तो मॉड सी स्क्वायर की वैल्यू 192 है। अब 3b उधर भेज देते हैं, 3b उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b प्लस सी बराबर 2a क्रॉस बी। अभी भी अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड ले लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो राइट साइड पे आ जाएगा 9 मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर 6b डॉट सी, जिसको मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा लिख देते हैं, है ना, एंगल ही निकालना है सी और बी के बीच। और राइट साइड में आ जाएगा 4 टाइम्स मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो बेटा मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर हमें पता है, यहाँ रख सकते हैं, मॉड बी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉड सी का स्क्वायर अपन ने निकाल लिया है, तो मॉड बी मॉड सी मॉड ए क्रॉस बी रख के अब कॉस थीटा आ सकता है। तो दो स्टेप्स के अंदर क्लास 12th वेक्टर्स का भी अच्छा खासा वेटेज रह रहा है, अभी तक की सारी शिफ्ट के अंदर अपन ने पहले भी देखा था, दो दो सवाल ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो इन सब का यूज करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा मान सकते हैं सवाल, बट ड्यूएबल क्वेश्चन है। फिर फिफ्थ जो है वो क्लास 11 से आ रहा है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है, ये कंसेप्ट आ रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन का। तो लिखा है अ लाइन मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्सिस एट 4,0। तो बेटा 4,0 एक पॉइंट है ना, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है। अब बोल रहा है नाउ इट इज रोटेटेड 15 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 15 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमा देंगे अपन इसी पॉइंट के अबाउट, तो अब यहाँ पर जो स्लोप है उसके लिए एंगल सिर्फ 15 डिग्री हो जाएगा। तो पॉइंट वही है, 4,0 के अबाउट घुमाया है, तो y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस फोर, ये tan 15 डिग्री आ जाएगा, जो आई होप आपने याद कर रखा है 2 माइनस √3 के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एकदम लड्डू सवाल है ना, और बहुत आसान सवाल है, इसे आपने जरूर आई थिंक अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो जैसे क्योंकि प्लेन्स नहीं है, तो अभी अभी के केस के अंदर जो आपके 3D में सवाल आते हैं वो लाइंस पे ज्यादा आते हैं। तो बोल रहा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, तो ये भी सिंपल सवाल है। यहाँ पर मान लो आपके पास 1,2,3 है, 1 2 3, और यहाँ से आप लाइन पे फुट गिरा रहे हो, तो लाइन जो है वो 5,2,3 इस डायरेक्शन में जा रही है। अब आप इस पे क्या कर सकते हो, कोई जनरल पॉइंट ले सकते हो, है ना। तो जनरल पॉइंट अपन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं जनरल पॉइंट, कोई भी लाइन होती है तो उसको अपन क्या कर लेते हैं, लैम्डा के बराबर कर देते। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे उधर, तो ये आ जाएगा 5 λ - 3 2 λ + 1 3 λ - 4। अब अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो ये वेक्टर जो है ये 5i2j3k के परपेंडिकुलर होगा। तो पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं, 5 λ - 3 में से 1 हटाएंगे, तो 5 λ - 4 आई कैप, फिर 2 λ + 1 में से 2 हटा देंगे, 2 λ - 1 जे कैप, और 3 λ - 4 में से 3 हटा दिया। अब क्योंकि ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो अब इसका लाइन का जो वेक्टर है 5 2 3, इसके साथ डॉट जीरो करेंगे, तो वहां से डॉट जीरो करने पर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। एक बार हमारे पास लैम्डा की जब वैल्यू आ जाएगी, तो अपन लैम्डा को यहाँ पर पुट करके फुट निकाल सकते हैं। हालांकि इन्होंने तीनों के कोऑर्डिनेट का सम पूछा है, यानी कि 5 λ - 3 2 λ + 1 और 3 λ - 4, इनका आपको यहाँ पे सम निकालना है। और उसको करने के लिए आप यहाँ पर जो लैम्डा आएगा डॉट जीरो करने पे इन दोनों को, है ना, वहां से इनको डॉट जीरो करने पे जो लैम्डा आएगा उसको यहाँ रख देंगे। तो इसके केस के अंदर इसको भी अपन सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो 3D का क्वेश्चन था, है ना, लाइंस पर बेस्ड था, क्लास 12th, और इजी क्वेश्चन था, डुएबल है।
सेवेंथ वाले पर आते हैं, अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोनिक के भी क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आते हैं, पर इधर कोनिक नहीं, एक्चुअली एरिया बाउंड कर रखा है, एक पैराबोला और एक लाइन। तो पहले पैराबोला बना देते हैं, शिफ्टेड है, 2,0 इसका वर्टेक्स होगा और कुछ इस तरह से पास करेगा। फिर एक लाइन है, ये 4,0 से पास कर रही है ना, और 4,0 से पास कर रही है, स्लोप 2 है, तो ऐसी लाइन बन जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, y के अलोंग इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। x dy कर सकते हैं y के अलोंग। तो पहले ये पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर ये पॉइंट। तो पहले अपन y प्लस 8/2 जो लाइन के x की वैल्यू है, और पैराबोला के लिए y²/4+2 इनको बराबर कर देते हैं। यहाँ से बेटा जब सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यू आएगी जो इन्होंने लिखी है, एक आएगी -2 के बराबर और एक आ जाएगी 4 के बराबर। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर लेंगे -2 से 4। अगर आप y एक्सिस के लॉन्ग देखोगे गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी करके, तो लाइन ऊपर है ना, x को y के टर्म्स में लिखेंगे, और नीचे पैराबोला है, वह यहाँ भी x को y के टर्म्स में लिखेंगे, और अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल एरिया अंडर द कर्व का क्लास 12th का क्वेश्चन था, इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता था, है ना। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल का क्वेश्चन आ गया, और दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन 2023 में आया था, बस वहां पर कंडीशन नहीं पूछ के पूछा था कितने कॉमन टेंजेंट है। तो अगर आपने वो पांचों केसेस रिवाइज किए हैं, C1 C2 R1 R2 के, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहले सर्कल का सेंटर -1 -2 और रेडियस R है, दूसरे का सेंटर बेटा 2,2 है, और रेडियस की जो वैल्यू आ रही है, वो रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 के बराबर, ऐसा। तो अब अगर सर्कल कट करता है तो मॉड R1 माइनस R2 C1 C2 के बीच की डिस्टेंस यहाँ से बड़ी हो जाएगी और R1 प्लस R2 से छोटी। तो यही अपन अप्लाई कर देंगे, तो मॉड के अंदर R माइनस 2 आ जाएगा, दोनों सेंटर के बीच का बेटा डिस्टेंस निकालेंगे 3² प्लस 4², और इधर आ जाएगा R प्लस 2। तो पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो R 3 से बड़ा आ रहा है, फिर मॉड वाले को सॉल्व करेंगे तो मॉड हटाएंगे तो -5 से 5 के बीच में आ जाएगा, तो R आ जाएगा -3 से 7। तो ध्यान रहे बेटा इन दोनों का कॉमन लेना है, तो आंसर आ जाएगा 3 से 7। तो फिर से क्लास 11th का एक और क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, सर्कल्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इजी था। डेफिनेटली आपने शीट में या किसी ना किसी फॉर्म में इसको जरूर सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। तो इसके केस के अंदर इन्होंने बोला है कि x इंटू 0 से x एफ टी डी टी, इसकी लिमिट जो आ रही है अपने पास, वो लिमिट हमारे पास अल्फा के बराबर आ रही है। तो अगर आप जीरो रखोगे तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे की पार 0 -1 ये भी जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे LH लगा देते हैं, ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बेटा, पहले x का डिफरेंशिएशन 0 से x एफ टी डी टी अपन कर सकते हैं ऐसा, उसके बाद x एज इट इज रहेगा, और 0 से x एफ टी डी टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लेबनिट्ज रूल से x एफ एक्स, नीचे आ जाएगा बेटा 2x e की पावर x स्क्वायर, है ना। और इसकी वैल्यू x टेंडिंग टू 0 पर अगर अपन देखेंगे तो अल्फा के बराबर यहाँ पर हमारे पास आएगी। अभी भी अगर आप 0 रखोगे तो ये 0 से 0, 0 इंटू 0, ये भी 0/0 बन रहा है। तो फिर से एक बार LH लगा लेते हैं, तो इस बार इसका लेबनिट्ज रूल से डिफरेंशिएशन fx हो जाएगा। दूसरे वाले में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा, तो fx इंटू साथ में प्लस में x f डैश x आ जाएगा। और नीचे हमारे पास इसके केस के अंदर अगर अपन नीचे यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नीचे डिफरेंशिएशन करने पे x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें आता है, तो 2 बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर। अब आप बिना कोई दिक्कत के x को 0 यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो x f डैश x 0 चला जाएगा, एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर 0 चला जाएगा, ऊपर fx और fx 2fx हमारे पास बचा है, तो 2f0 आ जाएगा, नीचे 2 टाइम्स e की पावर 0, और f0 हाफ है, तो अल्फा की वैल्यू से हाफ आ जाएगी, फिर 8 अल्फा स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो ये LH का लिमिट्स का न्यूटन लिमिट्स के साथ सवाल था, 2 बार लगाना था। अच्छा लॉजिकल सवाल है, बट अगर पढ़ा है आपने तो सिंपल लगेगा आपको, है ना। फिर ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वापस आप देख सकते हो वेक्टर का अच्छा खासा वेटेज है, दूसरा सवाल वेक्टर का है, और ओवरऑल तीसरा सवाल हमारे पास वेक्टर 3D का है। तो ए और सी पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एजेस है ना। तो अगर अपन यहाँ पर लेंगे वर्टिसेस है ए बी सी और डी, तो हमारे पास वर्टेक्स ए दे रखा है 2 3 5, और हमारे पास वर्टेक्स सी दे रखा है। तो अपन इस डायगोनल का वेक्टर बना सकते हैं ना, जैसे मान लो सी ए वेक्टर ले लिया, तो ए में से सी हटा देंगे तो आ जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप। और दूसरा वेक्टर जो बी डी वेक्टर है, ये तो डायगोनल 1 है, और दूसरा डायगोनल 2 जो आ रहा है वो i प्लस 2j प्लस 3k के बराबर आ रहा है। तो डायगोनल पता होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल में इसके एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास हाफ d1 क्रॉस d2 का मॉड।
तो आप इन दोनों डायगोनल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड ले लेंगे और उसको फिर अपन हाफ से डिवाइड कर देंगे। तो ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ समेशन आ गया, तो इन्होंने भले ही पहले मना किया था कुछ रिमूव सिलेबस में समेशन एन एन स्क्वायर नहीं आएगा, पर देखो यहाँ पर आ गया। तो आपके पास यहाँ पे बेटा 1 4 8 13 है, तो या तो आप मेथड ऑफ डिफरेंस से 1 4 8 13 का जनरल टर्म निकालो, या इसका एक शॉर्टकट भी होता है जो क्वाड्रेटिक बना के इन्होंने यूज किया। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इसके केस में टीएन निकालने के लिए बता देता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल है, सेकंड सवाल सीक्वेंस सीरीज का है। तो काफी सारे सवाल हर शिफ्ट में सीक्वेंस सीरीज के और वेक्टर 3D देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपकी शिफ्ट 31st या फर्स्ट को है और आप अभी देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखें, कुछ अगर भूल गए तो फॉर्मूला रिवाइज कर ले। तो बेटा ये ऐसे चलता जाता है। अब इसमें क्या करते हैं अपन, टर्म्स को एक एक आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो जो टीएन होता है ना वो भी आगे शिफ्ट हो जाता है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का टीएन लेफ्ट में आ जाएगा, इधर यहाँ पे 1 होगा और उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर 3 5 है ना, सॉरी 3 और 8 माइनस 4 4 है ना, और फिर हमारे पास आ रहा है 5। तो ये एक एपी बन जाएगी, एक टर्म ऑलरेडी बाहर है तो अंदर n माइनस 1 टर्म्स बनेगी। तो n माइनस 1 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 1/2 2a, n माइनस 1 में से 1 हटा देंगे और कॉमन डिफरेंस सिर्फ 1 आ रहा है। तो अगर अपन ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा n माइनस 1 n+4/2। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये n स्क्वायर है ना, और साथ में आपके पास आ जाएगा प्लस का 3n, और माइनस के 4 में एलसीएम लेने पे +2 ऐड हो जाएगा। तो ये अपने पास 1 4 8 जो भी ऐसा अपने पास यहाँ पे बन रहा है, तो उसकी वैल्यू अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपन इससे लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर है बेटा। तो ये जो अपन यहाँ पर अल्फा की बात कर रहे हैं अप टू 10 टर्म्स, ये अल्फा जो है ये इसके होल स्क्वायर का समेशन है, मतलब एन स्क्वायर प्लस 3n-2 और अपॉन के अंदर अपने पास 2 है, और इसके होल स्क्वायर का जो समेशन है ना, अप टू 10 टर्म्स, मतलब n बराबर 1 से 10, ये अपने पास अल्फा है। और n की पावर 4 का समेशन हमें आता नहीं है बेटा, तो इसकी हेल्प के लिए हमें बीटा दे रखा है, तो ये अल्फा है, और बीटा हमारे पास क्या आ रहा है, बीटा हमारे पास आ रहा है समेशन n की पावर 4 1 से 10। तो अपन क्या करते हैं, 4 अल्फा में से बीटा हटाना है। तो आप बेटा जब 4 अल्फा लोगे तो 4 4 कट जाएंगे, फिर ब्रैकेट खोल दो तो 4 अल्फा आ जाएगा n की पावर 4 9n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n स्क्वायर माइनस 12n और प्लस में 6n क्यूब। कैलकुलेशन प्लीज वापस चेक कर लेना, और बीटा हटाएंगे तो अब ये कट जाएगा। अब बेटा आपको n स्क्वायर n n क्यूब कांस्टेंट सबका फॉर्मूला बताया जाता है, समेशन में एनसीईआरटी में भी है, उससे आप इनका समेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सवाल क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंस से जनरल टर्म निकाल के फिर समेशन करना है, तो बहुत लेंदी जा रहा है, तो टाइम मैनेज करके अकॉर्डिंगली करना है। 12th वाले के अंदर मोस्टली तो स्टैट्स में मीन वेरिएंस आते हैं, पर आपका दिन खराब है और अगर आप फॉर्मूला याद करके नहीं जाते हैं तो पक्का मीडियन या मोड पूछते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक बार अगर आप लिख के याद कर लेंगे तो बड़ा आसानी से आपको याद हो जाता है। तो ये मीडियन का फॉर्मूला है। एल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एच क्लास की विड्थ है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा मीडियन क्लास से पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, पहले सी एफ का कॉलम बनाते हैं, तो पहले 2 है, फिर 2 में 9 ऐड कर देते, फिर इसमें अब 10 ऐड कर देते, फिर अब इसमें वापस 8 ऐड कर देते और इसमें अपन 7 ऐड कर देते, तो ये आपका n हो जाएगा। तो जब आप n/2 लेंगे बेटा तो ये 18 आएगा। 18 से जस्ट बड़ा नंबर 19 किस क्लास के अंदर बिलोंग कर रहा है, वो मीडियन क्लास है। तो 11 तक तो ये आएगा नहीं, 21 वाले क्लास में आएगा, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। और 8 हमारी लोअर लिमिट है, तो यहाँ 8 रख देंगे। n/2 36/2 ये 18 आ गया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाले की लेंगे, तो इसकी 21 आ रही तो पीछे वाले की आ जाएगी 11। अच्छा, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 10 है, और अगर अपन यहाँ पे h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो h हमारे पास आ रहा है 4, तो ये बन जाएगा 8 + 12/10, ऐसा कुछ आ रहा है शायद, है ना। कैलकुलेशन एक बार आप देख लेना। 12 नहीं, सॉरी ये 7 है, 7 4 से 28 होता है, तो 28/10 है ना, ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा है। और ये 10.8 है आई थिंक, और 10.8 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 216। तो बहुत ही सिंपल था स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, है ना। मोस्ट बच्चे 12th में ही पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो मीडियन अगर आप याद करके गए थे फॉर्मूला ईमानदारी से, तो आपने जरूर +4 आपको मिला होगा। फिर वापस डिफरेंशियल इक्वेशन का आया, बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्वेश्चंस आए हैं इससे पहले की 4 शिफ्ट्स में।
तो यहाँ वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास 13 क्वेश्चन में sec x dy ये बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स, कुछ ऐसा आ रहा है। तो अपन यहाँ पे sec x को नीचे भेज देते हैं, तो sec x यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब आप पूरे को चाहो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। dy का तो इंटीग्रेशन आता है y प्लस सी, राइट साइड में बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स टेन एक्स बाई सेक एक्स होगा साइन एक्स, साथ में आ जाएगा अपने पास x 2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब मजे की बात यह है कि ये प्रोडक्ट रूल है बेटा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और 2x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 माइनस टू एक्स। तो इसका मतलब ये uv वाली फॉर्म है, तो y प्लस सी जो है ये आ जाएगा x इंटू टू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब आप यहाँ से c निकालने की कोशिश कर, अच्छा c निकालना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं दी, यही चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेशन। अब 14 में भी देखो इन्होंने बदमाशी करी है, हालांकि एनटी ने ऑफिशियली बोला नहीं था, पर उनके साइट पे लिमिट एज अ सम नहीं था, तो कई सारी वेबसाइट पे बोला था कि हटा दिया है। पर मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जब तक कोई चैप्टर पूरा नहीं हटाए तब तक आप नहीं मानोगे कि वो हटा दिया गया है ना कहीं किसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लिमिट एज अ सम का, क्लास 12th का क्वेश्चन। सिंपल है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो n की पावर 4 बाहर आ जाएगा, जो कि n क्यूब से कट होगा, तो एक 1 बाय एन बाहर है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा बेटा 1 प्लस के बाय एन का होल स्क्वायर, और इनटू के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 3 इंटू के बाय, अच्छा थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया, एक बार नीचे आ जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 बाय के, तो यहाँ 3 के बाय एन का स्क्वायर, तो 3 इंटू के बाय एन का स्क्वायर। और अब इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, वन समेशन बन जाता है इंटीग्रेशन, लिमिट अगर आप देखोगे तो 1 बाय एन 0, एन बाय एन 1, 1 बाय एन बन जाता है dx, और k बाय एन जो होगा यह बन जाएगा हमारा x। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के इंटीग्रेट करके आंसर मुझे बता सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, है ना, लिमिट एज अ सम अगर आपने रिवाइज किया था तो आपको आसानी रही होगी। ओके, 15th पे आते हैं। कॉम्प्लेक्स के भी हर एक शिफ्ट के अंदर सवाल देखने को मिल रहे हैं, एक दो, तो प्रेडिक्टेबल हो गया थोड़ा सा पेपर। तो जेड स्क्वायर हमारे पास माइनस आयोटा जेड बार आ रहा है बेटा, मॉड ले लो, तो मॉड जेड स्क्वायर आ जाएगा माइनस आयोटा का मॉड जो 1 है, और जेड बार के मॉड को मॉड जेड भी लिख सकते हो। तो दो आ रही बेटा मॉड जेड की वैल्यू, एक आ रहा है मॉड जेड 0, लेकिन उसमें फिर ये तभी होल्ड करता है जब जेड 0 यानी एक्स और वाई 0, जो कि मना किया है। दूसरा कट कर देंगे बेटा तो मॉड जेड 1 आ जाएगा, तो मॉड जेड 1 है तो मॉड जेड का स्क्वायर भी 1 होगा। तो ये तो एनसीईआरटी लेवल से भी नीचे था, तो बहुत सिंपल था, आई होप आपने ये किया हो। 16th वापस कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है ना, एक हमारा यहाँ पर आ गया। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मान लो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ले लेते हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, जो कि 2AE होता है। तो बेटा यहाँ से इसके केस में 2B बराबर AE आ जाएगा, है ना, तो B बाई ए की वैल्यू आ जाएगी E बाई 2। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो B स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है 1 माइनस ई स्क्वायर के बराबर, ऐसा है ना, तो ऐसा आ जाएगा, और राइट साइड में E बाई 2 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से E की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बहुत ही लड्डू लड्डू सवाल आ रहे हैं शिफ्ट के अंदर। 17 के अंदर डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के लिए भी एडवांस के लिए भी। तो आपको इसके अंदर f'0 निकालना है, तो आप प्रॉपर्टी से थोड़ा सिंपल बना सकते हैं या डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं जैसे यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले रो 3 में से रो 2 हटा दूंगा, उसके बाद रो 2 में से रो 1 हटा दूंगा, तो रो 3 में से रो 1 हटाएंगे और फिर रो 2 में से रो 1, तो ये ऐसा बन जाएगा -3 3 0, फिर इधर आ जाएगा अपने पास 3 0 और -3, और बाकी फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 2 cos x की पावर 4, 2 sin x की पावर 4, और साथ में 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। अब आप चाहें तो दोबारा ऐड कर सकते हैं, जैसे आप कॉलम 1 के अंदर कॉलम 3 चाहें तो ऐड कर सकते हैं, है ना, तो ये दोनों 0 बन जाएंगे। तो अब आप कॉलम 1 के अंदर कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 कर दें, तो इधर आ जाएगा 2 cos x की पावर 4 प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x, है ना, ऐड हो जाएंगे। इधर आ जाएगा 0, ये -3 ही रहेगा, और इधर भी आपके पास 0 है, -3 3, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और इसके केस के अंदर आ जाएगा 2 sin x की पावर
4 और यहाँ जो भी आ रहा है, तो अपन सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते। तो 0 0 के साथ आएगा नहीं, C2 3 में साइन चेंज होगा तो 3 बन जाएगा, और इसका को फैक्टर निकाल सकते हैं अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो वहां से आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा, फिर चेन रूल से डिफरेंशिएशन करके 0 रख देंगे। तो ये भी सिंपल था। 18 प्रोबेबिलिटी का केस बेस्ड सवाल आया, सिंपल कुछ भी नहीं आता बेटा प्रोबेबिलिटी में, तब भी केसेस बना के कर सकते थे। एक्स और वाई इसके अंदर है, इसमें 11 एलिमेंट्स हैं, तो एक्स और वाई के पास 11 चॉइसेस है। अब यहाँ पर अपन रखना शुरू करते हैं, जैसे एक्स को 0 रख दिया तो मॉड वाई 5 से बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वाई आ जाएगा 6 7 8 9 10, तो 5 वेज हो जाएंगे आपके पास x बराबर 0 के लिए। फिर बेटा आप x बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई का मॉड, या मॉड वाई माइनस 1 भी बोल सकते हो, 5 से बड़ा। मॉड खोलना आता है तो y माइनस 1 5 से बड़ा, या फिर y माइनस 1 माइनस 5 से छोटा। तो इधर तो कुछ आएगा नहीं, हाँ 6 से बड़ा लोगे तो 7 8 9 10 4 वेज और आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद फिर आप वापस क्या करोगे, x को 2 लोगे तो मॉड y माइनस 2 5 से बड़ा है ना। तो यहाँ से भी आप जब सॉल्व करेंगे तो y या तो -3 से छोटा या 7 से बड़ा, तो इसके 3 केस। तो अब आप ऐसे केसेस काउंट करते जाएंगे बेटा, तो 5 4 3 2 1 और फिर वापस 5 4 3 2 1 आएगा, वही इन्होंने न्यूमरेटर में लिया है। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, हाँ लेंदी या केस बनाने वाला काम हो सकता है। 19 के अंदर वापस कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है पैराबोला पर, कि वर्टेक्स दे रखे, यहाँ से एक्स वाई प्लेन में एरिया बताना है। तो एरिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आता है, ऐसे भी सोच सकते हो बेटा, ये एक्स कॉमा वाई है, ये माइनस एक्स कॉमा वाई है, और 0 0 है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हाफ बेस हाइट लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2x, और हाइट आ रही है y, ये एरिया मॉड के साथ लेते हैं, ये एरिया बराबर आ रहा है हमारे पास, ट्राइंगल इज फॉर्म्ड ऑन एक्स वाई प्लेन, और पॉइंट इस पे अब एरिया मैक्सिमम है, यानी मॉड एक्स वाई मैक्सिमम करना है। अब बेटा पॉइंट एक्स कॉमा वाई इस पे लाई कर रहा है, तो वाई की जगह क्या रख दोगे आप, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54। अब इसको उठाकर इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो मॉड के अंदर आ जाएगा बेटा 54x माइनस एक्स क्यूब। अब आप यहाँ से लोकल मैक्सिमा मिनिमा ये सब निकाल सकते हो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करके, 54 माइनस 3x स्क्वायर, तो x यहाँ से प्लस माइनस √18 आएगा। अपन यहाँ पे पुट √18 3√2 होता है, उसको पुट कर देंगे अपन, यहाँ पे पुट करना आता है सभी को, तो वहां से फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एओडी का सवाल है कोनिक के साथ, और कोनिक का तो कुछ खास कंसेप्ट नहीं लगा, तो एओडी मानेंगे क्लास 12 का। ठीक है, ठीक क्वेश्चन था, है ना, बुरा नहीं था। थोड़ा सा लिखना जरूर आपको यहाँ पर पड़ सकता है, तो जब भी लिखना पड़े तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो। ये क्वाड्रेटिक का सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। अब ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बेटा 70, और आपको अल्फा बीटा जो लेमडा है इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू निकालनी है अल्फा इंटू बीटा की, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास आ रहा है ये अल्फा इंटू बीटा लेमडा के बराबर है। अब इन्होंने क्या बोला है, अल्फा बीटा नेचुरल नंबर है, और लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 3 ये नेचुरल नहीं है। मतलब लैम्डा यानी इनका प्रोडक्ट ना 2 से डिविजिबल होगा ना 3 से, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती थी, इसको 1 इसको 69, या इसको 69 इसको 1, तो इनका सम 70 आ जाता है, और प्रोडक्ट जो आता है वो 69 आता, पर ये 3 से डिविजिबल है तो रिजेक्ट मारना पड़ेगा। 268 लेंगे तो इससे थोड़ा बड़ा आएगा इसकी नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू, लेकिन ये भी 2 से डिविजिबल है, रिजेक्ट करेंगे। 367 लेंगे बेटा तो प्रोडक्ट ये आएगा, ये भी इसकी अगली मिनिमम वैल्यू है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। फिर 466 लेंगे बेटा तो 264 आएगा, पर ये 2 से डिविजिबल है। 565 लेंगे तो पहली सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू आ रही है, जो ना 2 से डिविजिबल है ना 3 से, आगे जाएंगे तो बढ़ते जाएगा प्रोडक्ट, तो आंसर हो जाएगा 325। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने जरूर अटेम्प्ट किया होगा। फिर 21 के अंदर वापस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, जी डैश ऑफ जी डैश 3/2 बराबर है, एफ डैश की बात करनी है, तो अपन एफ डैश एक्स निकालते हैं, हाफ बाहर रहेगा, ये आ जाएगा जी डैश एक्स माइनस जी डैश 2 माइनस एक्स। तो ये जब एटलीस्ट रूट्स वाला ऑप्शन होता है ना, तो ये पक्का रॉल्स थ्योरम जैसा हिंट होता है। अब इन्होंने रिमूव्ड पोर्शन के अंदर कई सारी साइट ने रॉल्स थ्योरम बताया था, बट देखो आ गया है। तो जब तक चैप्टर पूरा नहीं हटे मैथमेटिकल रीजनिंग जैसा, तब तक अपन को नहीं मानना है कि कुछ भी रिमूव हुआ है। तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये दोनों बराबर कहाँ होंगे अपन देख सकते हैं, अगर अपन x और 2 माइनस एक्स बराबर ले लें बेटा, तो x बराबर 1 आएगा, तो f डैश 1 की वैल्यू 0 आ रही है। इसके अलावा g डैश हाफ और g डैश 3/2 बराबर आ रहा है, तो अगर आप यहाँ पर x को हाफ रखोगे तो ये g डैश हाफ ये g डैश 3/2 कट हो जाएंगे, तो f डैश हाफ भी 0 हो गया,
और अगर आप x को 3/2 रखेंगे बेटा तो g डैश 3/2 इधर, g डैश हाफ इधर, ये भी कट हो जाएंगे। तो f डैश 1, f डैश हाफ, f डैश 3/2 तीनों 0 आ रहे हैं। तो रॉल्स थ्योरम अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मिनिमम एक रूट हाफ से 1 के बीच में आएगा और मिनिमम एक रूट जो हमारे पास आ रहा है वो f डैश का 1 से 3/2 आएगा। तो मतलब हाफ से 1 के बीच में कम से कम एक जगह f डैश 0 है और 1 से 3/2 के बीच में मिनिमम एक जगह f डैश वापस 0 है। और क्योंकि ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो दो जगह अगर f डैश 0 है मिनिमम, तो रॉल्स थ्योरम अगर इस पे वापस लगा दे तो कम से कम एक जगह f डबल डैश 0 हो जाएगा हाफ से 3/2 में। क्योंकि हाफ से 3/2 बेटा 0 से 2 के बीच का ही हिस्सा है, तो रॉल्स थ्योरम से f डबल डैश का मिनिमम एक और f डैश के मिनिमम दो रूट आ रहे हैं। तो अच्छा लॉजिकल रॉल्स थ्योरम का सवाल था, है ना। लेंदी इतना ज्यादा नहीं लग रहा, करने में मजा आ रहा है। अच्छा ये लिमिट का देखो फिर से एकदम फर्जी लड्डू सवाल। तो सीरीज एक्सपेंशन लगा लेते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर तक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हाफ कर देंगे, एक्स का कोफिशिएंट 0 और कांस्टेंट 0 हो जाएगा। या आप दो बार एलएच लगाने का सोच सकते हो, तो e की पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। और जो एक्स स्क्वायर के साथ आपके पास है इसकी वैल्यू हाफ कर देंगे, यहाँ से ये भी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सवाल है ना, 12th में लिमिट्स पढ़ते हैं उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको मेरी? तो बहुत बहुत डुएबल सवाल है ना। फिर से देखो कोनिक आ गया, तो एक सेट चैप्टर्स है यार जो अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, जैसे फंक्शन, एलसीडी, डेफिनेट, एओडी हो गया, डिफरेंशियल हो गया, एरिया का फिक्स क्वेश्चन, बाइनोमियल का फिक्स क्वेश्चन आता है ना। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स का फिक्स आएगा, कोनिक का आएगा, क्वाड्रेटिक का मिक्स कर सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज का पक्का आएगा। और स्टैट्स रिलेशंस क्या आता है। अब इसमें क्या है, मेमोरी बेस में जैसे इसमें 23 ही है, तो बाकी के 7 कौन से है ये पता नहीं, पीछे छूट गए, है ना। और वेक्टर 3D का तो आता ही है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आता ही है ना। प्रोबेबिलिटी का भी हर शिफ्ट में एक सवाल देखने मिला है, तो आप रिवीजन अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। शिफ्ट 2 में भी अगर आप जाएंगे ना, मान लो अप्रैल वाले में, तो उसके लिए ध्यान रख सकते हो। अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा, जो लेटेस्ट रेक्टम है हाइपरबोला की 2b² होती है और एंड पॉइंट होता है ए कॉमा b²/a। नीचे हमारे पास इसके केस में आ जाता है ए कॉमा -b²/a। ये सेंटर पे 90 डिग्री बना हुआ है, मतलब ये दोनों इससे 45 होंगे। तो tan थीटा 1 आ जाएगा। tan थीटा में y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इक्वल टू tan, अच्छा 60 बना रहा है, सॉरी 30 है, मैंने 90 पढ़ लिया। तो ये tan 30 यानी 1/√2 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो b²/a² की बेटा जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है e/√3। और b²/a² को अपन यहाँ से e² - 1 भी लिख सकते हैं। और अपन से इसकी LR पूछ रहा है कि भाई LR बता दो यार, LR क्या होगी। तो a² 9 आ रहा है, यानी a बराबर 3 है। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एसेंट्रिसिटी निकाल कर इधर पुट कर सकते हैं। तो हमें b²/a की वैल्यू चाहिए, तो इस a को उधर भेज देता हूँ, तो ये a/√3 आ जाएगा। बात समझ रहे हो आप मेरी? और 2 कर देंगे तो ये LR हो जाएगा, मतलब हमें 2 इंटू a√3 निकालना है। तो अपन बेटा यहाँ से e निकाल लेंगे, क्वाड्रेटिक वो रूट लेंगे हाइपरबोला का जिसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। तो 1/√3 प्लस माइनस 1/3 प्लस 4, तो √13 जा रहा है क्या यार, है? तो कैलकुलेशन तो अच्छी नहीं आ रही, नीचे 2 आ रहा है। तो ये जो प्लस वाला है उसको यहाँ लेकर इधर पुट कर देंगे, √3 नीचे 3 बन के कट हो जाएगा, यहाँ से 2 कट हो जाएगा और √13 वाला पार्ट 1 वाला पार्ट हमारे पास अलग से आ जाएगा। वही चीज इन्होंने भी यहाँ पे करी है, 3/2 1 प्लस √13। तो लॉजिकल सिंपल सवाल है बट कर सकते हैं। एक दो पीडीएफ और देख लेते हैं बेटा, कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए तो ये सर्कल वाला अपन ने कर लिया था, है ना। एरिया बाउंडेड वाला दिख रहा है मुझे इसके, ये थोड़ा सा ब्लर है, सही हो जाएगा। ये भी कर लिया था। फिर सीक्वेंस सीरीज वाला क्वेश्चन था, वो कर लिया था। अच्छा ये एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 मान सकते हैं अपन इसे। तो ये बोल रहा है mod x लेस देन 2, mod x लेस देन 2 मतलब -2 से 2 ओपन, इसमें वैल्यू आ रही है 1/mod x। तो इसको भी अपन ब्रेक कर सकते हैं, मतलब -2 से लेकर अगर ओपन 0 है तो 1/mod x हो जाएगा -1/x, और क्लोज 0 से ओपन 2 में बेटा ये आ जाएगा 1/x। फिर अगर mod x ये नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 या x लेस देन इक्वल टू -2, तो इसके केस के अंदर वैल्यू आ रही है -ax² + 2b।
अब इन्होंने क्वेश्चन इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया है, तो मैं गेस कर रहा हूँ ये शायद कंटिन्यूस बना रहे हैं और डिफरेंशिएबल भी बना रहे हैं डिफरेंशिएशन करके 2 पर शायद, तो 2 पर ये चेक कर रहे हैं। तो 2 पर आप पहले इनकी वैल्यू बराबर कर दो ऐसा, और उसके बाद 2 पे वैल्यू बराबर करने के बाद आप 2 पे इनका LHD RHD यानी इनका डिफरेंशिएशन बराबर कर देना। तो 2 पे वैल्यू बराबर करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। माइनस टू पे वाली, 2 माइनस वाली और 2 प्लस वाली भी शायद बराबर करिए, और डिफरेंशिएशन भी 2 माइनस 2 प्लस पे बराबर करें, तो वहां से ए बी में इक्वेशन आएगी। बट हालांकि क्वेश्चन पूरा प्रिंट यहाँ पर था नहीं तो श्योर नहीं है। और ये लेंथ, तो अब ये देखो वहाँ हाइपरबोला का था, यहाँ एलिप्स का कर दिया, पता नहीं सेम में ही दो कोनिक क्या है, ऐसा तो डाउटफुल लगता है। तो हो सकता है इनमें से कोई एक आया हो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस नहीं, अच्छा ये अपन ने कर लिया था, वो अलग था हाइपरबोला वाला। कोनिक के दो सवाल थे ना, तो ये डोमेन वाला रिवीजन सीरीज भी बेटा चैनल पे डाली थी, बोला था इतना सारा कि आपको डोमेन का सवाल आएगा, ITF में डोमेन आएगा। तो आई डेफिनेटली होप आप चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब हैं, ताकि आपको अपडेट्स आ रहे हैं रेगुलर। तो ये 1 माइनस मॉड एक्स बाय 4 -1 से 1 होगा। लॉग के अंदर बेटा यहाँ पर पूरे पे पावर -1 होनी चाहिए, थोड़ा ढंग से इन्हें लिखना चाहिए था। तो ये अब ये नीचे है तो 3 माइनस एक्स लॉग में है, 3 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, और क्योंकि नीचे है तो लॉग जीरो नहीं हो सकता, मतलब 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो 3 माइनस एक्स पॉजिटिव, 3 माइनस एक्स कैन नॉट बी 1, और मॉड वाली ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो ये अगर आप करो -2 से माइनस मॉड एक्स बाय 4 जीरो आ जाएगा। अब आप पहले 4 -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और फिर आप मॉड, तो ये 0 से 8 -8 से 0 आ रहा है, ये 3 से बड़ा आ रहा है, और ये x नॉट इक्वल टू 2 आ रहा है, तो ये उसका कॉमन हिस्सा आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था फंक्शंस का, डोमेन का, क्लास 12th का। जो 11th में, जो जब जैसे ही 12th में आएंगे वो ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं स्टार्टिंग में डोमेन के। फिर फुट वाला और वेक्टर वाला हमने देखा था, इसके अंदर नया नहीं है कुछ भी। और इसके अलावा मॉड वाला सवाल भी अपन ने देखा था, है ना। ये वापस एक नया, अच्छा नहीं ये भी वही है, लिमिट एज अ सम जो हमने बनाया था। और फिर फाइनली अगर अपन आगे बढ़े तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला पार्ट जो है ये भी अपन ने अच्छे से एनालाइज किया था। और लाइन की भी इक्वेशन 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन पे अपन ने देखी थी, प्रोबेबिलिटी भी अपन ने निकाली थी। तो मोर और लेस बाकी सवाल सेम है। तो अराउंड 24-25 क्वेश्चंस के अराउंड लगभग अपन को यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देखने को मिल गया है ना। और ये मीडियन वाला सवाल आई डेफिनेटली थिंक कि कुछ बच्चों ने गलत कर दिया होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा या छोड़ दिया होगा। तो कोई भी चीज लाइटली मत लिया करो बेटा, सिलेबस का पार्ट है तो आ सकती है ना। और इसके अंदर कोई नया क्वेश्चन है क्या? नहीं तो आई गेस 25 क्वेश्चन ही मिल पाएंगे। फर्स्ट में मजा आया था, उसके अंदर 29-30 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इसके अंदर तो कुछ भी आई थिंक यूनिक नहीं है, ये सारे सवाल अपन ऑलरेडी यहाँ पर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर देख चुके हैं। इंटीजर भी है इनके, वो भी देख लेते हैं। हाँ ये नया मिला बेटा देखो, सेट का, है ना। तो अभी तक रिलेशंस के सवाल आ रहे थे, फाइनली अब जाकर सेट का एक सवाल देखने को मिला है। तो in a class there are 40 students, 16 study chemistry. तो number of students who study chemistry are 16, number of students who study physics are 20, और 25 मैथ्स के अंदर पास हो गए, और 15 स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स मैथ्स दोनों के अंदर पास हुए, 15 स्टूडेंट्स जो है वो केमिस्ट्री मैथ्स दोनों में पास हुए, और 10 स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पास हुए, है ना। और ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री यूनियन मैथ्स, टोटल 40 स्टूडेंट है ना। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी ऑल 3 वाला निकालना है। तो सबका यूनियन 40 है, और क्लास में जो है किसी ना किसी में पास हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस मैथ्स -2 एट अ टाइम, यानी 15, 10, 10 और +3 एट अ टाइम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से ट्राई कर सकते हैं अपन इसको। तो अगर अपन इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे बेटा, तो x की वैल्यू आई थिंक 14 के बराबर आ रही है ना। कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, 25 जा रहा है और 26 आ रहा है, एक सेकेंड, 16, 20, 25 लिया है, 50, अच्छा 15, 15, 10 था, दो जगह 15 था, मैंने 15, 10, 10 ले लिया। तो ये फिजिक्स मैथ्स में भी 15 था, और केमिस्ट्री मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में 10 था, केमिस्ट्री मैथ्स में 15 था, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पर भी आपके पास 15 आ जाएगा। तो बेटा ये बन जाएगा जब अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे कट करने के बाद पूरा, तो ये 40 - 21 19 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सेट का सवाल था,
अगर आपको ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला पता था तो आपको वेन डायग्राम बनाने की भी यहाँ पे जरूरत नहीं थी, है ना। बड़ा ही सिंपल वे में आंसर आ जाता। एक और नया सवाल मिल रहा है, तो यार ऑलमोस्ट 26-27 हो ही जाते हैं अपने, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए से पावर सेट ए में फंक्शन पूछ रहा है। बड़ा ही कद्दू और आसान सवाल है यार ये, तो ये क्या सवाल है, इसमें 1 से 7 होगा। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, पढ़ाया था ये क्लास में भी। तो 2 की पावर 7 यानी 128 एलिमेंट्स है। तो आप डोमेन में 7 को डोमेन में 128 एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट के पास 128 चॉइस